8. Use headphones for better experience. मैं भारत हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले आदि अनादि काल यानी सभी युग तक रहूंगा। कई सौ वर्ष पहले से इस पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। इस दौरान मैंने कई सभ्यताओं का उदय और अंत होते देखा। रोम की शान देखी तो यूनान की विशाल शक्ति भी देखी। चाणक्य की शौर्य गाथा देखी तो यहीं मुगल सल्तनत का उदय होता भी देखा। वीरंगनाओं की रक्त रंजित देखी तो महाराणा प्रताप सा सम्राट भी देखा। इसी युग में मैंने ब्रिटिश शासन के सूर्य को ढलते हुए भी देखा। पर मैं निरंतर इन सारी घटनाओं का साक्षात साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय के काल को रोक देने वाला भारत हूं। इसीलिए मेरे बारे में मशहूर कवि अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मेरे समय के साथ बदलते रहने की कहानी, मेरे भारत से भारतवर्ष बनने की कहानी अब ईंट की जुबानी। मेरी ये दास्तां कई भाग में रिलीज होगी, जिसका पहला हिस्सा चाणक्य एरा के रूप में आपके सामने पेश है। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर मुकुट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के बनने की इस कहानी की शुरुआत आज से 2300 साल पहले से होने जा रही है। ये भारतीय मैकियावेली कहे जाने वाले चाणक्य का काल था। आज से 2300 साल पहले की बात है। भारतीय इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि तब मगध राज्य ही भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसकी राजनीतिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। जब सिकंदर की नजर दुनिया को आईना दिखाने वाले देश भारत पर पड़ने वाली थी, तभी मगध में नंद वंश के अंतिम महाराज धनानंद का राज चल रहा था। उस समय दुनिया के सामने एक ही चुनौती थी कि आखिर सिकंदर के विजयी जुलूस को कैसे रोका जाए। तब आचार्य चाणक्य को ख्याल आया कि अगर सिकंदर को कोई टक्कर दे सकता है और उसे भारत में अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल मगध राज्य ही है। फिर आचार्य चाणक्य ने फैसला किया कि वो मगध जाकर वहां के महाराज धनानंद से मुलाकात करेंगे और सिकंदर को रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे। आचार्य चाणक्य बिना समय गवाए अपने एक शिष्य के साथ मगध की तरफ निकल गए। लेकिन मगध की सीमा में पहुंचने के साथ ही उन्हें मालूम चल गया कि मगध की दिशा और दशा सही नहीं है। यहां की आम जनता परेशान है और राजा धनानंद जनता के ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब आचार्य चाणक्य मगध के राजमहल के सामने पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि एक तरफ आम लोगों को टैक्स के लिए मारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ राज दरबार में ब्राह्मण दान उत्सव की तैयारियां भी चल रही थी। दूर दूर के राज्यों से ब्राह्मण आए थे और उन्हें महाराज धनानंद सोने के सिक्के दान में देने वाले थे। चाणक्य राज दरबार की तरफ बढ़े।
आओ आचार्य, आओ। धनानंद के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही उचित अवसर पर आगमन हुआ है तुम्हारा। प्रणाम महाराज। ब्राह्मणों सुनो, मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। संपत्ति की वर्षा हो रही है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराज धनानंद अत्यंत सामर्थ्यवान और शक्तिशाली महाराज है। मेरे यहां स्वयं कुबेर विराजमान है, परंतु धनानंद दान देना भी जानता है। और आज दान पर्व के अवसर पर सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। महामंत्री अमात्य राक्षस। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों को नाम लेकर बुलाओ। उन्हें मैं स्वर्ण अशर्फियां दान में दूंगा। उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए कि आखिर धनानंद कौन है, हाँ? ये ब्राह्मण किसी सामान्य राजा के यहां नहीं आए हैं। ये युग पुरुष सर्वेश्वर महाराज धनानंद के यहां आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के समक्ष सबसे पहले चाणक्य पधारें। प्रणाम महाराज। आचार्य, ये स्वर्ण अशर्फियां तुम्हें मेरे स्वर्ण काल का स्मरण करवाती रहेंगी। रुकिए महाराज, मैं यहां दान लेने नहीं आया। क्या? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए आचार्य? साथ ही मैं यानी मगध महाराज धनानंद ये जानने के लिए इच्छुक हूं कि तुमने मेरा तिरस्कार क्यों किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराज धनानंद के दान को मना करने की क्या सजा हो सकती है? तुम इतने नादान तो नहीं लगते हो। महाराज, अगर आप सत्य सुनेंगे तो आहत होंगे। हो सकता है कि पीड़ा की वजह से आपका हृदय भी दुख जाए, क्योंकि सत्य काफी कठोर और निष्ठुर होता है। शाश्वत सत्य आपके दुखों का कारण भी बन सकता है। ऐसा दुख जिसका स्मरण आपको मृत्यु काल तक रहेगा महाराज। आचार्य, मैं किसी भी सत्य को सुन सकता हूं। लगता है तुम्हें अच्छे से ज्ञात नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी गलती करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करते। इस गलती के लिए तुम्हें कारावास में भी डाला जा सकता है। महाराज, मैं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। प्रजा को आतंकित करके उससे छीना हुआ धन दूषित और मलिन होता है। इस धन का छोटा सा भाग ब्राह्मणों को दान करके आपको पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हम लोगों ने देखा है कि आप धन प्राप्ति के लिए अपनी प्रजा पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं। यहां की प्रजा प्रतिदिन घुट घुट कर मर रही है। महामंत्री अमात्य राक्षस, महाराज का अपमान करने के लिए इस असुर की तरह दिखने वाले आचार्य को बंदी बना लिया जाए। महाराज क्षमा करिएगा, परंतु ये आचार्य चाणक्य है। इनसे बड़े बड़े राजा शिक्षा लेने आते हैं और इनकी विद्या की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई है। इन्हें आदि अनादि काल तक का ज्ञान है। ये कोई भी हो, लेकिन आज के समय में धनानंद से बड़ा कोई नहीं है। ये कुरूप ब्राह्मण जिसके पांव भी राक्षस की तरह हैं, इसने मेरा अपमान किया है, मेरा किया।
इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे अपमान के लिए इसे यहां से धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसे उठाकर मगध की सीमा के कोसों दूर फेंक कर आओ। इतना सुनते ही आचार्य चाणक्य की आंखें चढ़ गई। वहां बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आज ही मगध साम्राज्य चाणक्य के तेज से खत्म हो जाएगा। धनानंद, जरा आहिस्ता बात करो। यह तुम नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम एक राजा नहीं बल्कि विनाशक हो। धनानंद, तुम अपने कर्तव्यों से भटक चुके हो। तुम्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं कि राज्य को कैसे चलाया जाता है। तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि एक राजा कैसा होना चाहिए। यह राजगद्दी तुम्हें तुम्हारी राजकुशलता से प्राप्त नहीं हुई है। तुम एक अत्यंत ही नाकाम राजा हो। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर है कि तुम भूल चुके हो कि तुम लुटेरों के वंश के हो। तुम किसी क्षत्रिय वंश के नहीं हो। सैनिकों, इसे तुरंत बंदी बना लो। मुझे ये क्रूप ब्राह्मण इसी क्षण कारागार में चाहिए। फिर मैं इसे एक काबिल राजा का परिचय देता हूं। इसे इसी क्षण ज्ञात हो जाना चाहिए कि धनानंद कौन है। चाणक्य ने अपना हाथ उठाया और सैनिकों को रुकने का इशारा किया। धनानंद, भूल गए हो तुम कि राजा सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवक होता है। आज मगध की प्रजा तुमसे त्रस्त हो चुकी है, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं यहां तुम्हारे साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की रणनीति बनाने आया था, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि इस देश को सबसे अधिक खतरा तुम्हारे जैसे राजा से है। यह सर्व ज्ञात है कि नंद वंश क्षत्रियों का वंश नहीं है बल्कि लुटेरों का है, जो अकस्मात ही मगध पर राज कर रहा है। और धनानंद, ये याद रहे कि तुम इस नंद वंश के अंतिम राजा बनकर रह जाओगे। आज के दिन मैं अर्थात चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्रता नहीं दिला दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। दरबार में सभी लोग खड़े हो चुके थे। इसके बाद चाणक्य ने दरबार में ही अपनी चोटी को खोलना शुरू किया और जितनी बार उन्होंने चोटी खोलने के लिए हाथ घुमाया, उतनी बार बादल तेज तेज गरज रहे थे। मगध साम्राज्य के दरबार में कौन राजा धनानंद को चुनौती दे रहा था? आखिर कौन कह रहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा? आपको बता दें, अखंड भारत की कल्पना कोई 100-200 साल पहले नहीं की गई थी। यह भारत अंग्रेजों की देन नहीं है और ना ही अखंड भारत की पहली कल्पना सरदार पटेल ने की थी, बल्कि अखंड भारत की पहली कल्पना आज से 2300 साल पहले की गई थी। और जिस महानायक ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंधार से लेकर असम तक एक भारत की सोच रखी थी, उसे दुनिया के इतिहास ने 3 नामों से याद रखा: विश्वगुप्त, कौटिल्य या गुरु चाणक्य। एक नए अखंड और अद्भुत भारत के बनने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश की पावन धरती में गुरु चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य की माता का नाम चनेश्वरी और पिता का नाम चनक था। वैसे तो किसी काल से चाणक्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस समय के भारत को महाजनपदों का भारत भी कहा जाता था। उस समय का भारत जनपदों में बटा हुआ था, जिसके मुख्य जनपद कुछ इस तरह नजर आते थे: काशी, आज का वाराणसी; कौशल, आज के समय के अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र; मगध, आज के पटना और गया का इलाका; वज्जी, बिहार के दरभंगा के आसपास का क्षेत्र;
अंग भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, मल्ल आज का देवरिया उत्तर प्रदेश, चीतिया आज का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, वत्स आज का प्रयागराज, अवंती आज का मालवा मध्य प्रदेश, मत्स्य आज का जयपुर राजस्थान, कुरु आज की दिल्ली और हरियाणा, पंचाल आज का उत्तरी उत्तर प्रदेश, शुरासेना आज का मथुरा, स्मका दक्षिण भारत की गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, और गंधार पेशावर और रावलपिंडी जो कि आज का पाकिस्तान है। ये सब उस दौर के महाजनपद हुआ करते थे। इनके अलावा भी छोटे छोटे राज्य थे जहां शास्त्र और राजा की इच्छा के अनुसार राजपाट चलता था। वो वक्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। उस दौर के मगध में गौल्य नाम का एक गांव हुआ करता था जो कि आज के पटना के आसपास का क्षेत्र है। इस गांव में कई ऋषि मुनि और विद्वान रहा करते थे। उन्हीं में से एक आचार्य चणक भी थे। पेशे से आचार्य चणक अध्यापक थे। आचार्य चणक और उनकी पत्नी शिष्यों को अपनी संतान की तरह प्यार किया करते थे। लेकिन एक सत्य यह भी था कि अभी तक आचार्य चणक दंपत्ति की कोई संतान नहीं हुई थी। समय का दौर गुजरता गया और आचार्य चणक को एक दिन खुशखबरी मिल गई। उनके घर संतान का जन्म होने वाला है। वो और उनकी अर्धांगिनी माता पिता बनने वाले हैं। आचार्य चणक के घर खुशियां आने वाली है। इस बात की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वैसे तो चाणक्य का जन्म कहां हुआ था, इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है, लेकिन प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के गांव में हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 9 महीने पूरे हो गए थे। उस दिन आचार्य चणक अपनी कुटिया के बाहर व्याकुल होकर टहल रहे थे। उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी, लेकिन यह चिंता ज्यादा समय के लिए नहीं थी। कुछ समय बीता और आचार्य चणक की कुटिया से एक महिला बाहर निकली। आचार्य, प्रसन्नता दिखलाइए। आपके मुख पर प्रसन्नता के भाव नजर आने चाहिए। और हाँ, गांव वालों को भी न्योता दे दीजिए। बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या? मुझे पुत्र रत्न? एक बार फिर से कहिए कि क्या मैंने सही सुना? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने कई दशक बाद ऐसे शब्दों को सुना है। जी हाँ आचार्य, आप पुत्र के पिता बन गए हैं। शिशु और उसकी माता दोनों कुशल मंगल हैं। इतना सुनने के बाद ही आचार्य चाणक्य की आंखें नम हो गई। वो बहुत ज्यादा खुश हुए और महिला के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। फिर पूरे गांव को न्योता दिया और धूमधाम से इस दुनिया में अपनी संतान का स्वागत किया। इसी के साथ इस देश में सियासत की नई परिभाषा लिखने वाले का जन्म हो चुका था। इस देश को मासूमियत के रूप में ही सही, लेकिन चाणक्य मिल गए। आचार्य चणक को उनका पुत्र तो मिल गया था, लेकिन अभी उनके सामने कई चुनौतियां आनी बाकी थी। अभी चाणक्य के बारे में ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी बाकी थी, जिस भविष्यवाणी ने चाणक्य के माता पिता की चिंता को बढ़ा दिया था। और जन्म के साथ ही चाणक्य के मुख में एक दांत था। आखिर उसका क्या राज था? वर्ष में चाणक्य का जन्म हो चुका था। बच्चे के नामकरण के लिए आचार्य चाणक्य ने कई ऋषि मुनियों को अपने घर आमंत्रित किया। इसी दौरान उन्होंने न्योता मगध राज दरबार में भी भेजा था। तब मगध में धनानंद के पिता महापद्मानंद का राज चल रहा था। महापद्मानंद भी एक क्रूर शासक था। वह आचार्य चाणक्य को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पर कई विद्वान ऋषि मुनि आचार्य चाणक्य के यहां पधारे। प्रणाम सभी ऋषि मुनियों को।
ईश्वर और इस सृष्टि की असीम कृपा से हमारे जैसे निर्धन आचार्य दंपत्ति के यहाँ खुशियों की बेला आई है। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप जैसे श्रेष्ठ विद्वान ऋषियों के चरण कमल हमारी कुटिया में पड़े हैं। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृपया करिए और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, साथ ही उसका नामकरण भी करिए। आचार्य चणक अपने बच्चे को हाथ में लेकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे। एक ऋषि ने उनके हाथ से बच्चे को अपने गोद में लिया। इस बच्चे के जन्म के साथ ही एक खास बात जुड़ी हुई है। इसके तो मुख में जन्म के साथ ही एक दांत मौजूद है। ऐसा संजोग आज के काल में शताब्दियों में एक बार देखने को मिलता है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो एक युग पुरुष है। इतना सुनते ही मुख्य जैन मुनि उस बच्चे के पास आए और बड़े ही आश्चर्य से उसे देखने लगे। नवजात बच्चे के मुख में एक अलग ही तेज था और वो मुस्कुरा रहा था। आचार्य, ऐसे संजोग का निर्माण कई शताब्दियों में एक ही बार बनता है। मेरी विद्या इस बात का प्रमाण दे रही है कि ये कोई आम बालक नहीं है, बल्कि जन्म के साथ ही इसके मुख में विराजमान एक दांत ऐसे संजोग का निर्माण कर रहा है कि ये बालक आगे चलकर राजा बनेगा। कदापि ऐसा न कहिए मान्यवर मुनि। मगध भूमि राजा महाराजा से त्रस्त आ चुकी है। यहाँ की प्रजा व्याकुल है, दुखी है, वो अत्यंत पीड़ा में है। हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र बड़ा होकर किसी भी जनपद का राजा बने। ये एक गरीब आचार्य के घर में जन्मा है। हमारी इच्छा है कि हमारा पुत्र बड़ा होकर एक मुनि या फिर आचार्य बने। कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिसे ये भविष्यवाणी बदल सके। अपनी कृपा दृष्टि से हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करिए। आचार्य, एक मार्ग है। अगर शंख और मंत्रों के उच्चारण के साथ इस बालक के मुख में विराजमान इस दांत को तोड़ दिया जाए तो ये राजा नहीं बनेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माता बनेगा। ये एक ऐसे चक्रवर्ती राजा की खोज करेगा जिसका राजधर्म ही आम प्रजा के दुखों को खत्म करना होगा। ये संसार इस बालक को भविष्य निर्माता के रूप में याद रखेगी। युगों युगों तक सृष्टि में इस बालक का नाम विष्णुगुप्त सूर्य के तेज के समान जगमगाता रहेगा। सृष्टि के किसी भी कोने में जब जब साम्राज्य निर्माता की बात होगी, प्रजा विष्णुगुप्त को याद करेगी। आज इसी क्षण इस नवयुगित बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा जाता है। भारतवर्ष को चाणक्य का पहला नाम विष्णुगुप्त मिल चुका था, पर भविष्य की परतों ने इन्हें 3 नामों से याद रखा। तो बाकी के 2 नाम कहां से आए? चाणक्य के नामकरण पर फेमस संस्कृत विद्वान और हिस्टोरियन एनडी हक्सर कहते हैं, दरअसल चाणक्य का पहला नाम विष्णुगुप्त ही था। यह नाम उनके जन्म के वक्त ऋषि मुनि और उनके पिता ने रखा था। जैसा कि सभी को मालूम था कि उनके पिता का नाम आचार्य चणक और माता का नाम चनेश्वरी था, इसलिए लोग उन्हें चाणक्य नाम से बुलाने लगे थे। इसी के साथ चाणक्य ने अपनी राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, राजतंत्र के महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग किया था, इसलिए उन्हें कौटिल्य कहा गया। चाणक्य के 3 नाम होने के यही मुख्य कारण थे। इसी दौरान मगध में धनानंद के पिता महापद्मानंद का राज चल रहा था। चाणक्य के जन्म के दौरान ही भविष्यवाणी के बारे में मगध में बैठे महापद्मानंद को पता चल चुका था। इस भविष्यवाणी के बाद से ही महापद्मानंद की जलन आचार्य चणक से और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे अंदाजा लग गया था कि अब आगे चलकर मगध की धरती किसी बहुत बड़े युद्ध की साक्षी बनने वाली है। उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में नजर आने लगा। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। चाणक्य की उम्र 5-6 साल हो चुकी थी। इस दौरान महापद्मानंद के मन में एक साजिश ने बड़ा रूप ले लिया। सुनो अमात्य सक्टार, तुम इस साम्राज्य के सेनापति और महामंत्री हो। तुम्हें तो ज्ञात ही है कि मैं एक महान साम्राज्य का महाराजा हूं। यह साम्राज्य इस समय अपने स्वर्णिम युग को जी रहा है।
इस साम्राज्य को मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया है और यहां पर शासन भी मेरी आने वाली पीढ़ियां ही करेगी। पूर्व में कुछ वर्ष पहले कुछ मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि उस आचार्य चाणक्य के यहाँ राष्ट्र निर्माता का जन्म हुआ है। जी महाराज, आचार्य चाणक्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऋषि मुनियों ने उस बालक को प्रथम दृष्टि में देखते ही राष्ट्र निर्माता कह दिया था। ऋषि मुनियों ने ही उस बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा है। अब तो विष्णुगुप्त बड़ा भी हो रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आचार्य चाणक्य ही रख रहे हैं। हम भी देखें कितने दिन और वो निर्धन आचार्य अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर पाता है। मुझे ज्ञात है कि वो आचार्य चाणक्य प्रजा में मेरे बारे में तरह तरह की कुटिल अफवाहों का प्रचार प्रसार करता रहता है। मंत्रियों, मुझे यानी महाराज महापद्म को चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त, थू थू थू, मेरी जीवा से उसका नाम कैसे निकल गया। मुझे उस अल्प बुद्धि चाणक्य का पुत्र आकाश में किसी धूमकेतु की तरह नजर आ रहा है। वो चाणक्य बहुत अल्प बुद्धि का है। वो जरूर अपने पुत्र को शिक्षा देता होगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये धूमकेतु समंदर में उठ रहे तूफान की तरह आएगा और मेरे साम्राज्य से किसी एक की बलि जरूर लेगा। कुछ ऐसा करो कि आचार्य चाणक्य की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जब गुरु ही समाप्त हो जाएगा तो शिष्य का भी अस्तित्व विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक तरफ महापद्मानंद इस बात से अनजान था कि उसका सेनापति अमात्य शक्तार आचार्य चाणक्य का मित्र है। उसी के सामने वो चाणक्य के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो दूसरी तरफ चाणक्य खुद अपने पुत्र विष्णुगुप्त को शिक्षा दे रहे थे। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। एक रोज बालक विष्णुगुप्त अपने पिता चाणक्य के साथ मगध की सीमा के पास से गुजर रहे थे। पिताश्री, ये सैनिक लोगों को मार क्यों रहे हैं? आज तक आपने मेरा मगध के इतिहास से परिचय नहीं करवाया है। आखिर ये क्रूर शासक महापद्मा यहाँ का महाराजा कैसे बना? इस व्यसन में लीन राजा से प्रजा परेशान हो चुकी है। प्रजा का कोषागृह खाली हो चुका है। अब आम प्रजा के पास धूर्त राजा को देने के लिए कर नहीं है, इसीलिए वो सैनिक लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था से सिर्फ और सिर्फ आम प्रजा व्यथित और परेशान होती है। हेलो, इसी के साथ अब हम दोनों अपनी कुटिया पहुंच गए हैं। चलो अंदर पुत्र, आज तुम्हारा मगध के इतिहास से परिचय करवाता हूं। पुत्र विष्णुगुप्त, मगध का इतिहास कोई अल्पकाल का नहीं है, बल्कि इस जनपद का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है। मगध के इतिहास की शुरुआत महाभारत काल से होती है। पिताश्री, महाभारत काल का मगध कैसा था? पुत्र, महाभारत काल में इस जनपद में जरासंध का शासन हुआ करता था। उस काल के अंतिम महाराज निपुंजय का वध उन्हीं के मंत्री सुनिक ने कर दिया था, जिसके बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर उस मंत्री सुनिक का पुत्र प्रद्युप्त बैठा। प्रद्युप्त के बाद उसकी 5 पीढ़ियों ने मगध के ऊपर राज किया। पिताश्री, तो क्या आगे भी मगध की गद्दी पर मंत्री सुनिक की ही पीढ़ियों का राज था? नहीं पुत्र, समय आगे बढ़ा और षड्यंत्र करके शिशुनाग मगध की राजगद्दी पर बैठा। 528 ईसा पूर्व का ही वो समय था जब मगध की धरती राजनीति की साक्षी बनी थी। इसी दौर से मगध में राजनीति के उत्थान की शुरुआत हुई थी। इसी वक्त मगध की राजगद्दी पर बिंबिसार बैठ चुका था। बिंबिसार के बाद मगध की राजगद्दी अजातशत्रु के हाथों में गई। अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम सोम्यान था। उसी ने गंगा किनारे पाटलिपुत्र क्षेत्र का निर्माण किया था। पिताश्री, अगर पाटलिपुत्र सोम्यान की देन है तो उसके बाद मगध की धरती पर किसने राज किया था? पुत्र, इसके पश्चात बारी आई नंदवर्धन की। नंदवर्धन विलासितापूर्ण महाराजा था।
उसका पूरा जीवन आसपास के जनपदों के राजाओं की स्त्रियों को छीनने में ही चला गया। नंदवर्धन के जीवन में केवल विलासिता ही थी। इसी विलासिता की वजह से उन्होंने चांडाल कुल की एक स्त्री महामाया के पति की हत्या भी करवा दी थी। उसके पति की हत्या सिर्फ और सिर्फ महामाया को हासिल करने के लिए करवाई थी। इसके पश्चात महामाया को नंदवर्धन महल में लेकर आ गया। उसने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम महापद्म नंद रखा। अच्छा, महापद्मा नंदा चांडाल कुल की स्त्री महामाया का पुत्र है। पिताश्री, क्या महामाया के मन में नंदवर्धन के लिए नफरत उत्पन्न नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। महामाया के मन में नंदवर्धन के खिलाफ नफरत थी। नंदवर्धन उसके साथ व्यभिचार करता था, जिसकी वजह से ये नफरत बढ़ती गई। महामाया ने अपने पुत्र महापद्म नंदा को इस तरह बड़ा किया कि उसे अपने पिता नंदवर्धन से नफरत हो गई। महापद्म नंद जब युवावस्था में पहुंचा तो एक रात अपनी माता महामाया को प्रसन्न करने के लिए उसने नंदवर्धन की विभत्सता तरीके से हत्या कर दी। अगले ही दिन महामाया ने उसे मगध का महाराजा घोषित कर दिया। कुल श्रेष्ठ मंत्रियों के सामने उसे महापद्म की उपाधि दे दी गई। इस तरह महापद्म नंदा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठ गया और इसी ने नंद वंश की शुरुआत की। इसके पश्चात नंदवर्धन के सभी चीर परिचितों को राजद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई। क्या महापद्मा नंदा हमेशा से इतना ही अत्याचारी था? ऐसा भी नहीं कि महापद्म नंदा हमेशा से ही इतना अत्याचारी और व्यभिचारी था। शुरुआती काल में उसने कुशलता के साथ राजपाट संभाला था, कई युद्ध भी लड़े थे और विजय पताका भी लहराया था। इसके शासनकाल का एक दौर ऐसा भी था जब मगध शक्तिशाली बन रहा था, परंतु अचानक कुछ वक्त पश्चात ही यह भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगा। इसका ध्यान भी केवल व्यभिचार में लगने लगा। यह क्रूर बनता गया। आज वक्त ऐसा आ चुका है कि मगध की जनता नंद वंश से त्रस्त आ गई है। प्रतिदिन किसी ना किसी परिवार की स्त्रियां गायब हो जाती हैं। महापद्म नंदा बुजुर्ग हो चुका है। यह बहुत समय तक अब मगध की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। पर चिंता की बात यह है कि इसका पुत्र धननंद, वो इससे भी ज्यादा क्रूर और भ्रष्टाचारी है। अब निकटतम भविष्य में धननंद ही मगध की राजगद्दी में बैठने वाला है। पुत्र विष्णुगुप्त, इन सब बातों से मैंने तुम्हें इसलिए अवगत कराया है क्योंकि अगर भविष्य में मगध की धरती को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। आप आश्वस्त रहिए पिताश्री। मगध की धरती की रक्षा के लिए मैं सदैव आपकी शिक्षा का स्मरण रखूंगा। आचार्य चणक और विष्णुगुप्त की बातों का सिलसिला जारी था। आधी रात बीत चुकी थी। तभी आचार्य चणक की कुटिया के दरवाजे में किसी की दस्तक हुई। आचार्य चणक ने दरवाजा खोला तो सामने मगध साम्राज्य का सेनापति और आचार्य का मित्र अमात्य शक्तार खड़े हुए थे। चेहरे में चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी दस्तक देने वाली है। आखिर इतनी रात को मगध साम्राज्य के सेनापति शक्तार आचार्य चणक से क्यों मिलने आए थे? क्या चणक की जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी? आखिर क्या होने वाला था अगले कुछ दिनों में जिसने बदल दी थी विष्णुगुप्त की पूरी जिंदगी?